यूथ के हवाले से कहा जी, देखिए यूथ के बारे में यूथ से जो मेरी इत्तला है और मज़ीद तफसीलात कल बजट में आएंगी, उसमें आप देखेंगे कि यूथ की अम्ब्रेला में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जिसमें आई थिंक यूथ बिज़नेस लोन्स भी होंगे, यूथ के लिए भी स्पेशली फिर मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स होंगे, मगर उसकी तफसीलात आपको इंशाल्लाह कल मिलेंगी। ये यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है कि हम किस तरह यूथ को डायरेक्टली एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह अपनी यूथ को डायरेक्टली वसाइल पहुंचा सकते हैं, जिससे वो अपने कारोबार भी शुरू करें, अपनी पढ़ाई का अमल भी शुरू कर सकें, जिससे हम उनकी स्किल लेवल भी बढ़ा सकें और उनकी एबिलिटी टू अर्न भी बढ़ा सकें। जी शाहरुख शफी की पीटीवी न्यूज़ से सर, आईटी सेक्टर की जो रेमिटेंस है उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं। आप बता रहे हैं कि आईटी के जो है स्पेशल जो है वो पैकेज देंगे, क्या उनकी जो रेमिटेंस आती हैं उन पे जो रीसेंट टैक्सेस लगाया गया क्या उसको बेवक्त किया गया? जी देखिए, मैं आपको अभी सिर्फ इतना बता सकता हूँ जी, क्योंकि तफसीलात सर कल आएंगी, कि दो तीन बातें जो वज़ीर आज़म साहब ने जब मीटिंग की उनसे, तो दो तीन चीज़ें उसके बाद निकली थी। एक तो ये कि आईटी एक्सपोर्ट्स को हमारा टारगेट है कि उसको $4.5 अरब तक बढ़ाया जाए, और उसको बढ़ाने के लिए जो भी आईटी एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज़ कर सकते हैं, ख्वाह वो टैक्स की तरफ से हो या अदरवाइज़, वो इक़दामात लिए जाएंगे जी। और साथ ही साथ हम समझते हैं इस बात को कि देखिए जो किस तरीके से हम जो रेमिटेंसेस हैं उसकी आसानियाँ उनके लिए पैदा करें, ख्वाह वो स्टेट बैंक की सतह पे हो, ख्वाह वो एफबीआर की सतह पे हो, ताकि और ये उसी बात का हिस्सा है जो मैंने आपसे पहले की है कि वो रुकावटें हटाएं जहाँ पे भी आईटी इंडस्ट्री को लग रहा है कि कोई डिसइंसेंटिव है या कोई मुश्किलात आ रही हैं बाहर से, जो वो एक्सपोर्ट करते हैं अपनी सर्विसेज और जो उसकी इनवर्ड फ्लो आती है, उसको पाकिस्तान में लाने में हमारा हम सब का ही इसमें फ़ायदा है, क्योंकि हमें भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रूरत है। तो यकीनन ये तरजीह है, ये आपको बजट में भी नज़र आएगी, और अदरवाइज़ भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं और जो कंसल्टेशन है स्टेट बैंक के साथ, आईटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर, जो भी उसमें उनको मुश्किलात का सामना है उसको हल करने की हमारी कोशिश पहले भी रही है और आइंदा भी रहेगी। जी सर, कामरान चौधरी अब तक टीवी से, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त एक्सचेंज रेट जो आपका ओपन मार्केट और इंटर बैंक में जो फ़र्क है, वो एक दिन उसमें कुछ ₹27 का डिफरेंस आया, सारे मीडिया में धूमें मची, लोगों ने यहाँ पे नून लीग वालों ने आके जो खास करके वज़रा ने बड़ा उसको दाद भी दी हुकूमत की माशी टीम को, लेकिन उसके बाद अगले दिन वो दोबारा फिर रिवर्स हुआ और वो दोबारा से डॉलर जो है वो ₹300 से ऊपर है ओपन मार्केट में। एक्सचेंज रेट की वजह से महंगाई की शरह जो है उस पर असर लाजमी पड़ता है, और रुपए की बेकदरी की वजह से जो है वो आम आदमी के जहन में जो चीज़ें हैं वो खास करके पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, तो उसकी तरफ कोई भी बात नहीं करता, ना वज़ीर ख़ज़ाना साहब करते हैं, वो कहते हैं स्टेट बैंक का इशू है। तो आप देखिए भी हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। नहीं, देखिए जो आपने दो बातें की हैं, देखिए सबसे पहले जो आपने बात की ना कि एक दिन में वो गैप आ गया था, मुस्लिम लीग नून ने बड़ा, मतलब वो ऐसी बात नहीं थी। देखिए वो एक सर्कुलर था स्टेट बैंक का, जिसके तहत जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स करनी होती हैं, पहले उनके ऊपर कदगन थी कि वो उनको ओपन मार्केट से ख़रीदना पड़ता था, और अब उनको इजाज़त दे दी गई थी कि वो इंटर बैंक से ले सकते हैं। तो उससे एक आपकी ओपन मार्केट पर प्रेशर कम हुआ था, जिसकी वजह से वो जो उस दिन का एक इफेक्ट आया था। देखिए फॉरेन एक्सचेंज में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी है, मगर आपने देखा है, और आपने बात की पेट्रोलियम मसनूआत की, तो आपने तो देखा कि पिछले एक महीने 1.5 महीने से एक्सचेंज रेट एक रिलेटिवली स्टेबल रहा है, और उसमें आपकी जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसके ऊपर तो इफ़ेक्ट ही जो आपका आता है वो इंटर बैंक रेट का आता है, जो आपका ऑफिशियल रेट है। और वो आपने देखा है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन वो बुनियादी तौर पर दो फैक्टर से होता है, एक ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का जो रुझान रहा होता है पिछले 2 हफ्तों में, और जो एक्सचेंज रेट का आपका पिछले 2 हफ्तों में रुझान रहा होता है। तो इन दोनों को मिला के कमी ओवरऑल आई, इसीलिए पिछले 1 महीने के अंदर आपने ₹20 की कमी पेट्रोल की कीमतों में देखी, ₹35 की कमी आपने डीजल की कीमतों में देखी, कोई भी IMF के साथ या अदरवाइज़ अपनी शराइत या हमारी कमिटमेंट्स तोड़े बगैर। तो हुकूमत की कोशिश है जी, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब मज़ीद हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम आता जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज आपके रेट्स पे भी आएगा जी। सर आपने भी डेवलपमेंट्स की बात की, प्रोजेक्ट्स की बात की, GDP की बात की, यहाँ पे आपने बजट की बात की, थोड़ा सा सोशल आपको लेकर जाऊँगा। रेप केसेस हो गए हैं सर, हरासमेंट हो गई हैं, ऑनर किलिंग हो गई है, और स्ट्रीट क्राइम्स हो गए हैं, ये डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। सर क्या हमारी पुलिस जो है वो 2 बाइक पे हेलमेट नहीं है और गाड़ी के शीशे ब्लैक हैं, इन तो कंडीशन में पुलिस लोगों को अंदर लेके जाती है, या जो बाकी चीज़ें हो रही हैं इनमें पुलिस का एक्शन है? जी देखिए, एक तो आप जानते हैं कि पुलिस बुनियादी तौर पे एक निगरान हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का सब्जेक्ट है, मगर ओवरऑल बतौर शहरी
اور ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، آپ کی میڈیا میں، ہم جو حکومت میں یا سیاسی جماعتوں کے عوام کے نمائندے ہیں، ہم سب کی ایک اجتماعی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے کرائمز کو بھی اور جو دوسری کچھ کرائمز آپ نے مینشن کیے اس کی کمی کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو پولیس کا بھی اس میں کردار ہے، ایجوکیشن اور اویئرنیس کا بھی کردار ہے، ہمیں اوور آل ایک کاؤنسلنگ کا بھی کردار ہے، ہمارے ایجوکیشن نظام کے اندر بھی یہ بات آ سکتی ہے. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے اور اس کے اندر یقیناً پولیس کا بھی کردار ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس کا، اور معیشت بھی اسی سے ٹائڈ ہے. تو یہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. یہ سب ہمیں ہمیشہ کوشش رکھنی چاہیے جہاں پہ بھی کوئی کوتاہی ہو، خواہ وہ پولیس کی ہو یا کسی بھی کی طرف سے ہو، جس کی وجہ سے کہیں پہ انصاف نہیں ہو رہا، تو وہ آواز ضرور آپ بھی اٹھاتے ہیں، میڈیا بھی اٹھاتا ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ریڈریسل کریں. یہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے، اور یہ ان مسائل کا حل تو ہمیشہ جی ہماری حکومت کی اور مسلم لیگ نون کی ترجیح رہی ہے. جی آخری سوال. سر آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں دو باتوں پر زیادہ غور کیا. ایک تو آپ نے کہا کہ جو معیشت کی تباہی کی ذمہ دار وہ پچھلی حکومت ہے، اور یہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں، جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی حکومت کا ذمہ دار قرار دیتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو 2017 میں ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے انہیں عہدے سے ہٹایا گیا. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ معیشت کی تباہی کی ذمہ دار حکومتیں ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں؟ تھینک یو. نہیں، وہ بھی ہیں جو ایکسپیریمنٹ کے تحت مسلط کرتے ہیں اور وہ بھی ہیں جو مسلط ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو بھی شخص استعمال ہوا یا جس نے یہ ڈیزائن کیا پلان، جس کے تحت نواز شریف صاحب کو ایک ایسے ٹائم پہ جب ملک ڈپلومیٹک سطح پہ، اکنامک سطح پہ ٹیک آف کر رہا تھا، استحکام آ رہا تھا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا تھا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا تھا، بزنس سینٹیمنٹ اچھی بنی تھی، اس ٹائم پہ جس شخص کو بھی یہ برداشت نہیں ہوا کہ ملک ایسے حالات میں کیوں ہے، اور جو بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھا جس نے نواز شریف صاحب کو ہٹایا، اور پھر جو شخص مسلط کیا گیا، وہ اور اس کی پوری ٹیم، وہ سب لوگ ذمہ دار ہیں اس تباہی کی جو آپ نے 2018 سے لے کے 2022 کے درمیان دیکھی ہے. سر ایگریکلچر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، کسان کے لیے کیا وہ خوشخبری ہے؟ یہ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہے کسانوں کے لیے تو ہمارے کسان جو بھائی ہیں ان کے لیے اس سال میں بھی مشکل حالات میں وزیر اعظم نے 1800 ارب روپے کا ایک کسان پیکیج دیا. ہماری 2.72 کروڑ میٹرک ٹن کی بمپر ویٹ کراپ آئی ہے. تو اس سال میں ان مشکل حالات میں بھی ہماری حکومت کو نے اس کو نہ صرف کہا زبانی طور پہ کہ یہ ہماری ایک ترجیح ہے، بلکہ عملی طور پہ کر کے دکھایا. کیونکہ ہم بنیادی طور پہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہماری ایگریرین اکانومی ہے، ہم جتنی اپنی ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے اسی سے وہ ہماری بیک بون بنے گی ہماری معیشت کی گروتھ کی. اور سب سے لو سطحوں پہ جو آپ نے لوگوں کو ڈائریکٹ فائدہ پہنچانا ہے یا آپ نے لیونگ سٹینڈرڈز میں بہتری لانی ہے، وہ ہماری ایگریرین اکانومی اٹھے گی. اس میں جتنی بہتری آئے گی اسی سے ہی اس میں بھی بہتری آئے گی. تو دیکھیے، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ترجیح رہی بھی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل بھی بجٹ میں یہ چیز ریفلیکٹ ہوگی. جی وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر بلال اظہر کیانی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا